पहले जो पुश्तैनी काम जिस तरीके से किया जाता है, धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में अब नए नए धोबी घाट का निर्माण होने लगा है, कई जगह हुए हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि जो कपड़ा धुलाई का जो पेशा है इंडिया में, वो 80 अरब डॉलर का है, मतलब 7,20,000 करोड़ का। लेकिन इसका लाभ रजक समाज को नहीं मिल पाता है। जैसा आपने जहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी दिया गया इस कास्ट को, ये अपनी अपॉर्चुनिटी मतलब में खरे भी उतरे और देश और समाज का जितना भला कर सकते थे या अपना योगदान दे सकते थे, दिए भी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान हैं, पहले भी आप इनसे रूबरू हो चुके हैं। नाम है अजय कुमार रजक, डायरेक्टर हैं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार में। अजय जी लगातार सोशल चेंजेस अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं और बाबा साहेब डॉक्टर या संत गाडगे हो, जो बहुजन नेता हों, उनको भी समझ रहे हैं। अपने सामाजिक दायित्वों के चलते जो खासकर जो शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनको अभी भी एससी कम्युनिटी का दर्जा नहीं मिला है, उसमें एक रजक समाज है जो कई जगह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में है, स्टेट पैनल में, कई जगह वो ओबीसी कम्युनिटी में है, तो ये भी एक है। तो धीरे धीरे ही सही, जैसे एससी एसटी ओबीसी किसान जातियाँ जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जब वो सिस्टम में आए उसके बाद वो पे बैक टू सोसाइटी भी कर रहे हैं। रजक जी से समझेंगे कहाँ तक समाज की स्थिति पहुँची है, नौकरी में क्या हालात हैं और बहुजन आइडियोलॉजी जो है, बहुजन विचारधारा जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली बातचीत हम लोगों ने यहीं से ख़त्म की थी कि जो रजक समाज के लोग हैं उनका एजुकेशन क्या है और जो पुश्तैनी काम था उससे कितना लोग निकल पाए हैं, और पुश्तैनी काम में भी जो अब तो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया है, बड़े बड़े शॉप्स खुल रहे हैं, उसमें उनकी कितनी भागीदारी है। क्या लगता है, संत गाडगे ने कहा था कि आधा पेट खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, वो समाज ने कितना उसको जिया है और कहाँ तक पहुँची एजुकेशन? देखिए, जहाँ तक संत गाडगे जी का कहना था, वो तो बहुत ही उनके उच्च विचार थे और उन्होंने जो समाज को एक उपदेश देने का काम किया कि आधा पेट खाओ और बच्चे को पढ़ाओ। इवन उन्होंने कहा था कि ज़रूरत पड़े तो थाली भी बेच दो, थाली भेज दो, थाली भी बेच दो, जैसे भी खाओ लेकिन पढ़ाओ। और ट्रू सेंस में प्रयास तो समाज कर रहा है, लेकिन वास्तव में जितनी शिक्षा अभी तक उनको अचीव करनी चाहिए थी, जितनी परसेंटेज होनी चाहिए थी, शायद रजक समाज में नहीं है। इवन दलितों में भी और भी शिक्षा का प्रसार करने की ज़रूरत है। तो कहाँ दिक्कतें कहाँ आ रही है? मतलब अभी भी आर्थिक वजह है स्कूल जाने की, या सामाजिक वजह है कि नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं, या रोजी रोटी ही कमाने में अभी ज़िंदगी कट रही है, दो वक्त के रोटी के लिए ही समाज संघर्ष कर रहा है? क्योंकि अब सामाजिक बैरियर तो अब तो लगभग टूट रहा है कि आप किसी को स्कूल जाने से नहीं रोक सकते हैं, या सरकारी स्कूल संसाधन की कमी से जूझ रहा है समाज। देखिए, अगर आप धोबी समाज की बात करेंगे, रजक समाज की बात करेंगे, तो उसमें तो हम यस बोलेंगे कि इनकी जो परंपरागत पेशा है, ये बहुत बड़ा हर्डल है इनकी एजुकेशन लेने में। जैसे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि रजक समाज के जो पेशा है वो एक सामूहिक पेशा है। इसमें घर के सारे मेंबर को इन्वॉल्व होना पड़ता है। ये इनको कम से कम सप्ताह में 4 दिन 5 दिन धोबी घाट जाना पड़ता है, जिसके कारण ये सुबह सुबह चले जाते हैं 3 बजे 3:30 बजे भोर में उठ के जाते हैं, और ये आते हैं जब लौट के तो कम से कम 12 साढ़े 12 बज जाता है। तो जिस समय बाकी समाज के लोग जो इस समाज से इतर हैं, उनके जो लोग अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, उस समय ये समाज अपना परंपरागत पेशा कर रहा होता है और उनके बच्चों को स्कूल भेजने वाला उस समय कोई नहीं होता है। तो एक बहुत बड़ा हम कारण मानते हैं
जो जिसके कारण हम पिछड़ रहे हैं एजुकेशन में। तो आप NHI में रहे, डायरेक्टर हैं, अभी भी नौकरी कर रहे हैं, देश के कई राज्यों में आपकी पोस्टिंग हुई है। आपको क्या सॉल्यूशन दिखता है, क्या ऐसा किया जाए कि दोनों में, चूँकि रोजी रोटी भी कमाना है, क्या ये जो पुश्तैनी काम है इसको छोड़ा जाए, कुछ और इसके तरफ विकल्प है, क्या किया जाए? देखिए, जो पहले जो पुश्तैनी काम जिस तरीके से किया जाता है, धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में अब नए नए धोबी घाट का निर्माण होने लगा है। कई जगह हुए हैं, शहरों में बहुत गिनती के शहर में हुए हैं, जैसे कलकत्ता, मुंबई, जैसे दिल्ली में तो ना के बराबर हैं। लेकिन कुछ जो MPs क्वार्टर्स के अंदर कुछ धोबी घाट बने हुए हैं, जहाँ की किसी भी टाइम ये जाकर के अपना काम कर सकते हैं। लेकिन ये फ्रीडम पहले के ज़माने में नहीं थी, क्योंकि पहले जो तालाब हुआ करते थे या जो झील हुआ करते थे वो शहरों के बीच में हुआ करते थे, और उस समय आपको सुबह सकाल में ही कपड़े धो के निकल जाना होता था, क्योंकि बाद में लोग ऑब्जेक्शन करने लगते थे। लोग नहाने आ जाते थे तो उनको लगता था कि पानी गंदा हो रहा है, ये है वो है। लेकिन अब धीरे धीरे जब मॉडर्न धोबी घाट का निर्माण होने लगा तो वो धोबी घाट 24/7 अवेलेबल। कितना % लोग अंदाज़ा लगाइए इस प्रोफेशन में अभी भी बने हुए हैं जो हाथों से कपड़ों की धुलाई है? क्योंकि बहुत सारे, मैं तो अभी देख रहा था, एक IIT करके एक जनरल कैटेगरी का बंदा है, उसने इसको कॉरपोरेट का रूप दे दिया। उसने तमाम शहरों में बड़े बड़े शोरूम्स बना दिए हैं, जो ड्राई क्लीन बोलते हैं उसको, ड्राई क्लीनिंग। तो क्या जो शेड्यूल जो रजक समाज के लोग हैं वो उस प्रोफेशन में आ पाए हैं, या वो अभी भी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जैसे सुलभ शौचालय बना, तो वहाँ टॉयलेट में सफाई का काम शेड्यूल कास्ट के हिस्से हैं, पैसा कोई और वसूल रहा है, वो कंपनी किसी और की है, वो तो सब जानते हैं हम लोग कि वो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनकी कंपनी है सुलभ इंटरनेशनल। पैसा वसूलने वाले बिंदश्री पाठक, पैसा वसूलने वाले लोग भी लगभग जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन सफाई अभी भी शेड्यूल कास्ट के हिस्से है। क्या रजक समाज की भी यही स्थिति है कि वो बड़े बड़े ड्राई क्लीनर्स के शोरूम उनके नहीं हैं, वो सिर्फ कर्मचारी मतलब लेबर हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जो कपड़ा धुलाई का जो पेशा है इंडिया में, वो 80 अरब डॉलर का है, मतलब 7,20,000 करोड़ का। लेकिन इसका लाभ रजक समाज को नहीं मिल पाता है। जैसा आपने कहा कि इसमें होता ये है कि जो बड़े बड़े ड्राई क्लीन्स खुले हुए हैं या बड़े बड़े कारखाने में जहाँ कपड़ा धुलाई होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर के तरफ, वहाँ ज़्यादातर जो कपड़ा धोने का काम करते हैं वो इसी समाज के लोग हैं। उनको जस्ट मिनिमम मजदूर के तौर पे वो इस्तेमाल, मिनिमम लेबर के हिसाब से जो उनको पैसे मिलने हैं वही मिल पाते हैं। इनका जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ इनको नहीं। कोई सरकार की, जैसे अभी यूपी सरकार कह रही थी कि हम जो पुश्तैनी स्किल्स योजना, मतलब जो बाल काट रहा है उसको कुछ आगे बढ़ाएंगे, जो रजक समाज के लोग हैं या जो लोहार समाज के लोग हैं, जो स्किल हुनर वाले लोग थे, डेवलपमेंट, हाँ, उनको और हम कुछ मतलब बैंक से फाइनेंस, ये सब की सुविधा कुछ बड़ी है कि लोन भी मिले उनको, वो चाहें तो अपना शॉप खोल सकते हैं, अपनी मशीनें लगा सकते हैं, कुछ लोन का इस तरह के प्रावधान है? देखिए, अभी भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिमांड दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि नेशनल लेवल पर कपड़ा धुलाई का कोई मानक स्टैंडर्ड रेट तय नहीं है, जिसके कारण इस समाज को बहुत शोषण किया जाता है। दबंग लोग औने पौने रेट में काम करवा के पैसे भी नहीं देते हैं, क्योंकि मानक तय नहीं है। जो मन और एक बात और जोड़ दो, कपड़ा मैक्सिमम जो हम जैसे लोग हैं वो या तो हाथ से धोते हैं या वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा धुलवाने का जो माइंडसेट है वो बड़े रसूखदार लोगों का है, पावरफुल तबका जो है इस देश में, आर्थिक रूप से कहिए या सामाजिक रूप से या जाति के नाम पर जो अपने आप को पावरफुल कहते हैं, उनका एक माइंडसेट है कि नहीं, हमको किसी से कपड़ा धुलवाना है। खैर इस देश में जाति इसलिए बनाई गई थी कि कोई कपड़ा धोएगा, कोई बाल काटेगा, खैर वो सब परसेप्शन टूट भी रहा है, लेकिन कपड़ा धोने वाला जो ये जो मानसिक रसूख है ये बना हुआ है, तो वो काम करवा के पैसा भी नहीं देते। रसूख भी बना हुआ है और उनको उसी रूप में देखा भी जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए आपको बताते हैं, जैसे स्टूल और यूरिन, वो जो टेस्ट करता है उसको हम लोग बढ़िया भाषा में कहते हैं पैथोलॉजिस्ट।
लेकिन कपड़ा धुलाई बड़ा हाईली टेक्निक इन्वॉल्व है इसमें। बहुत नील कैसे देना है, टिनोपॉल कितना देना है, साबुन कितना मात्रा में यूज़ करना है, कैसे कपड़े धोने हैं, कैसे आयरन करने हैं, ये हाईली टेक्निक जॉब है। एक भेलावा होता है जिसमें सुई लगा के हजारों हजार कपड़ों पर वो एक मार्का देते हैं धोबी जाति के लोग। और आप जब कपड़े लेने जाएंगे उससे बोलेंगे मेरा कपड़ा दो, तो 2 मिनट के अंदर निकाल के दे देता है। देखिए वो हजारों हजार अलग अलग निशान, जिसका कोई उसको मेमोराइज करते हैं, वो मेमोराइज किए हुए हैं। और आप गए कि निकाल के दे दिए आपको कपड़ा, वो अपने कोट भाषा में बोलेंगे बिंदी, ये वो कुछ समझाएंगे और आपको कपड़ा मिल एक जो जाति सूचक शब्द जुड़ा हुआ है जिसको लेकर हम लोग लगातार जो रजक समाज के साथ जो एक जाति सूचक शब्द है, ऐसे तो तमाम शेड्यूल कास्ट पिछड़ी जाति के साथ इस तरह के शब्द जुड़े हुए हैं। यहाँ तो बुद्ध को ही बुद्धू बना दिया गया। तो ये जो जाति सूचक शब्दों का जो प्रचलन है उसको लेकर भी समाज में एग्री है कि आप इस तरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए मतलब जनरली तो नहीं करते हैं, लेकिन जब उसी कास्ट का एग्जाम्पल देना होता है तो जनरली हम लोग दे देते हैं, जब एग्जाम्पल देना होता है। वैसे हम लोग रजक समाज ही यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार कई लोगों का कहना है कि भाई रजक यूनिवर्सल वर्ड नहीं है। कहीं दिवाकर लिखते हैं तो कहीं हम पवार लिखते हैं तो कहीं मालवीय लिखते हैं, तो इसलिए आप रजक संबोधित कर रहे हैं। तो पूरा कितनी ओवरऑल जनसंख्या है आप लोग, अगर सिर्फ हमारी कम्युनिटी की बात करें? जनसंख्या इंडिया लेवल में 5 करोड़ 22 लाख है। नौकरियों में कितना रिप्रेजेंटेशन है? नौकरियों में हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगभग जो अगर शेड्यूल कास्ट में देखेंगे तो हम लगभग 25%, शेड्यूल कास्ट के अंदर 25% मेरा रिप्रेजेंटेशन है। आर्थिक रूप से कितने, जैसे आप खुद NHI में डायरेक्टर हैं जी, तो आप देखते होंगे, क्या अभी भी नौकरियों में लोगों की धारणाएं बदली हैं या जाति वाली धारणाएं बनी हुई है कि अरे ये उस कम्युनिटी से हैं या रिजर्वेशन से आ गया है, इसमें क्वालिटी नहीं होगी, मेरिट नहीं होगा? नहीं, जैसे अभी बेंगलोर में एक शेड्यूल कास्ट के युवा को सुसाइड करना पड़ा जो लगातार प्रताड़ित हो रहे थे। अभी रिपोर्ट आई कि IIT में 39,000 के आसपास SC ST OBC के छात्रों को वापस मतलब उनको किसी तरह से पेच पाच लगा के निकलवा दिया जाता है। तो ये सब स्थिति बदली है कुछ? देखिए पहले से तो बदली है, लेकिन अभी भी पूरी खत्म तो नहीं हुई है, बल्कि कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि अचानक सब बढ़ सा जाता है। जैसे बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे अपने फ़ायदे के लिए इन वर्गों को तंग किया जाता है ताकि ये वर्ग लाइन से बाहर हो, मैदान से बाहर हो तो हम घुस जाएं, क्योंकि संसाधन बड़ा सीमित है। उस संसाधन सीमित में किसी को हटाना है तो एंट्री मिलेगी, ऐसा भी देखा गया है। और ज़्यादातर यही हो रहा है कि इनको हटाने से ही हमें चांस मिलेगा, तो कोई ना कोई बहाना लेकर के, कोई कमी ढूंढ के इनको हटाओ ताकि हमें चांस मिल जाए। आपको क्या लग रहा है कि इस समाज की तरक्की के लिए रिजर्वेशन तो एक बड़ा हथियार है ही, और क्या करने की ज़रूरत है? देखिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप दलितों के मुद्दों को बड़ा मुखर तरीके से उठाते हैं, वरना हमारे जो मसीहा थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपको नहीं पता कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे लोगों को नहीं पता है कि वो क्या थे। मैं आप एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी सा सुन लीजिए। जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2004 में एक अध्ययन कराया, वर्ल्ड के 100 महान व्यक्ति का एक अध्ययन कराया, और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 100 लोगों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम प्रथम स्थान पर था, लेकिन भारत का कोई मीडिया उसको नहीं दिखाया, आज तक नहीं। मुझे आश्चर्य नहीं, मैं तो जानता हूँ डॉक्टर अंबेडकर और किया नारायण 2 ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे टफ एग्जाम पास किया है। वही हम बोल रहे हैं कि दोनों शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हम बता रहे हैं डॉक्टर ऑल साइंस, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1923 में डॉक्टर ऑल साइंस की उपाधि प्राप्त की।
डीएससी बोलते हैं उसको। DSC। और एक दूसरे भी हैं जो जो उसके बाद कोई दूसरा भी अगर उस एग्ज़ाम को पास कर पाया तो वो के आर नारायणन साहब थे जो राष्ट्रपति भी रहे। हाँ, तो वो भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं। तो ये 100 साल तक में 2 ही लोग होंगे। हम हाँ यही है, यही जानकारी नहीं है, लेकिन चलिए अम्बेडकर 1923 में बाद में के आर नारायणन साहब ने बाबा साहब को फॉलो जी, करके कोशिश की उस एग्ज़ाम को पास किया। तो वही नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 8 साल का जो कोर्स था अम्बेडकर साहब ने 2 साल 3 महीने में पूरा किया। ये मैं आपसे समझना चाह रहा था, जैसे लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया हमें नहीं दिखाती है। क्या आप चूँकि उस पर काम भी कर रहे हैं, समाज के लोगों से आप जुड़े हुए भी हैं, आपने जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली भी की थी। क्या मैं तो कुछ लोगों को जानता हूँ, अशोक दास मेरे अच्छे दोस्त हैं, रजक समाज से हैं, श्याम रजक मेरे अच्छे दोस्त हैं। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी बढ़ी है, या वहाँ भी आप लोग हाशिए पर हैं? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो आज के डेट में जीरो में है। आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में रजक समाज का एक भी संसद सदस्य नहीं है। नहीं, बीजेपी से तो कई यूपी से हैं, पहले थे, अब इस बार नहीं। संसद सदस्य। अच्छा, विधायक पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं एक भी है, नहीं। राज्यसभा या लोकसभा दोनों में नहीं। आर यू श्योर? श्योर, 100% श्योर। पहले हुआ करते थे। ये मुझे श्याम रजक जी से अभी 4 दिन पहले मेरी बातचीत हो रही थी, तो वो इस पर ध्यान दिला रहे थे मेरी। मैंने कहा कि आप एक बार, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, मैंने उनको कहा कि आप फैक्ट चेक कीजिए। ये बात हम लोग इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे कि क्या आरजेडी बनने के बाद राज्यसभा के तौर पे किसी शेड्यूल कास्ट को भेजा है कि नहीं। मतलब रजक समाज का कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं है, डेट में नहीं है। अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में होगा, हो सकता नहीं, है राज्यसभा में भी नहीं, लोकसभा राज्यसभा में नहीं है, दोनों में नील है, दोनों में जीरो है। अभी मुन्नी देवी जी को लालू यादव ने एमएलसी बनाया है, एमएलसी बनाया है। तो इसको ये लेकिन अभी तो यूपी में मंत्री हैं, बीजेपी ने बहुत काम किया था, भी मंत्री हैं, कम से कम 11 एमएलए हैं। हाँ, तो बीजेपी ने बहुत काम किया था रजक समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए। जोड़ा और काफी लोग जीत के आए। बाबा साहब कितना पहुंचे हैं रजक समाज में, जो सोशल अवेयरनेस है। क्योंकि संत गाडगे और बाबा साहब के बड़े क्लोज रिश्ते थे एकदम। बाबा साहब का जब परिनिर्वाण होता है तो सबसे आहत हुए थे संत गाडगे, और बल्कि हम तो कहेंगे कि उन्हीं की चिंता में हाँ उनका परिनिर्वाण, उनका भी हो गया। तो ये सामाजिक चेतना। अभी तो मैं एक सपा की विधायक हैं सोनकर, उनका भाषण सुन रहा था, बहुत फेमस हो रहा था जी। मेरे कई जानने वाले दोस्त। तो धीरे धीरे वहाँ भी इस पर सोशल चेंजेस पर भी काम हो रहा है। नहीं, हो रहा है। और हम तो कहेंगे कि जहाँ भी इनको अपॉर्चुनिटी दिया गया इस कास्ट को, ये अपनी अपॉर्चुनिटी मतलब में खरे भी उतरे और देश और समाज का जितना भला कर सकते थे या अपना योगदान दे सकते थे, दिए भी। तो आप लोग जैसे लोग क्यों नहीं राजनीति में आते हैं, जिन्होंने अचीव भी किया है, आपने सिस्टम भी देखा, सिस्टम में रहे भी हैं, तो आप लोग को आना चाहिए आगे। हाँ, पढ़े लिखे व्यक्ति को तो आना ही चाहिए, आपने सही बोला, आना चाहिए भी, क्योंकि जो सिस्टम को समझेगा वही सिस्टम की बिल बनाएगा, वही हाँ दूर कर पाएगा या उसमें आगे कुछ आमूलचूल परिवर्तन भी कर। अच्छा, आप NHI में हैं, इस देश का एक बड़ा जो बिजनेस है ना, सबसे ताकतवर जो बिजनेस है वो कॉन्ट्रैक्ट है, जो ठेकेदारी प्रथा है। अभी हेमंत सोरेन ने भी उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान किया है, मायावती जी थी तो उन्होंने किया। उसमें पूरा SC ST OBC गायब है, उसको किसान जातियाँ भी गायब है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप लोग जज हैं कि नहीं, क्या जानकारी? देखिए, हाई कोर्ट में तो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं, मतलब SC भी हैं। नहीं SC नहीं, मैं रजक समाज की बात कर रहा हूँ। रजक समाज का सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं। वकीलों की क्या स्थिति है? वकील तो है, काफ़ी है। और सुप्रीम कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस भी बने हैं विनोद दिवाकर। अच्छा, मतलब लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं है? नहीं है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनकी सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये स्थिति है लबुलो। अच्छा, ये क्या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी में कुछ लोग हैं? देखिए, पूरा हम अपना बता रहे हैं कि पूरे इंडिया में हमने एक ही अपने आदमी को देखा जिसकी
कैपेसिटी 1000 करोड़ का टेंडर भरने की है। कंस्ट्रक्शन कंपनी, और वो कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन में वो अकेला ही है, उसका दूसरा हमें कोई दिखा नहीं। दूसरा छूट भैया पीडब्ल्यूडी में जहाँ तहाँ वहाँ भी बहुत संघर्ष है। वो बहुत संघर्ष है, छोटे मोटे हैं, लेकिन हमने आज तक तो पाया कि एक ही माने कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रोड ब्रिजेस कल्वर्ट जो बनाते हैं, उसमें है, बाकी तो है नहीं। NHAI में मिनिमम टेंडर कितने का होता होगा? देखिए, मिनिमम टेंडर तो जनरली कोई लिमिट होता नहीं, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट साइज। ओके। अगर साइज 50 करोड़ भी हो सकता है और 50,000 करोड़ भी हो सकता है, मतलब वो ओवरऑल एक और सवाल करें कि अगर कैसे आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, यहाँ जाति व्यवस्था से भी जूझना है आपको, आर्थिक व्यवस्था से भी जूझना है, इन आर्थिक और सामाजिक दोनों व्यवस्था से जूझते हुए कैसे आगे बढ़ा जाए? आप क्या टिप्स देंगे, आप क्या सलाह देंगे? हम बता रहे हैं, देखिए जैसे आपको हम बताते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर कहेंगे, जो हमारे आइकॉन भी हैं, तो अम्बेडकर साहब को भी भयंकर जूझना पड़ा था, और स्थिति ये थी कि अम्बेडकर साहब देश ही नहीं पूरे विश्व का आज तक का सबसे बड़े अर्थशास्त्री हो सकते थे, लेकिन उनको सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में दखल देना पड़ा, क्योंकि वो खुद भी इतने कष्ट झेल कर आए थे, और उन्होंने अपने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कष्ट कुछ देखा था, तो उनको लगा कि हम अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा नाम कमा कर से ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है कि इनके जो जीवन स्तर को उठाया जाए, इनको एजुकेटेड किया जाए, तो और इनको राजनीति में एक हिस्सेदारी दी जाए, ताकि हम यहाँ ज़्यादा क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं कि हम उसमें अर्थशास्त्र में। आपको पता नहीं होना चाहिए कि 1925 में जब अंग्रेज ने एक कमीशन बनाया था, रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर एकमात्र शख्स थे जिनको अंग्रेज़ों ने एज ए स्पेशलिस्ट बुलाया था। उस समय बाबा साहब ने एक लेख लिखा था, क्रांतिकारी लेख इकोनॉमिक्स पर। उसने लिखा था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। उसमें एक हेराल्ड लॉन्स्की करके बहुत बड़े चिंतक और विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि बाबा साहब का ये लेख, ये क्रांतिकारी लेख है इकोनॉमिक्स में, ये पूरी दिशा बदल सकती है इकोनॉमिक्स की। द वैल्यू ऑफ रूपी पर उन्होंने PhD भी की थी। देखिए, वैल्यू ऑफ रूपी का एक संकलन तो उन्होंने लिखा, लेकिन व्यस्तता के कारण, सामाजिक और राजनीतिक व्यस्तता के कारण वो उसका दूसरा संस्करण नहीं लिख पाए वैल्यू ऑफ रूपी का। तो बाबा साहब बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, और ये पहले व्यक्ति थे जो PhD किए थे इकोनॉमिक्स से, फॉरेन से, पहला व्यक्ति। तो समाज ने कितना उनको क्या उनके विचारों पर समाज आगे बढ़ रहा है? चाहे वो राजनीतिक विचार हो, सामाजिक विचार हो या सांस्कृतिक विचार। लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग, चाहे दबे कुचले किसी भी जात के क्यों ना हो, एक अकेला अंबेडकर के नाम पर एकजुट हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है, एक अकेला अंबेडकर के नाम पर जुट रहा है। तो ये थे अजय जी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। मैं फिर कह रहा हूँ, देर ही सही, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, धीरे धीरे खासकर जो शोषित वंचित जिनको रखा गया जाति के नाम पर, वो लोग खुद उसी से उभर कर सामने आ रहे हैं और उसी जाति को अपना मुद्दा बनाते हुए अपने संवैधानिक अधिकार की मांग भी कर रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है, डेमोक्रेसी में आपको जिसकी जितनी संख्या भारी है उसको उतनी भागीदारी देनी पड़ेगी। और जैसे जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नीचे उतरेगा, जैसे जैसे और कम्युनिटी बेस्ड राजनीति होगी, वैसे वैसे तमाम कम्युनिटी को उनके रिप्रेजेंटेशन को आपको देना पड़ेगा, चाहे वो जुडिशियरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, फिल्म हो, स्पोर्ट्स हो, खेल हो, कहीं भी हो, जो पावर सेंटर्स है, जहाँ नाम है, शोहरत है, पैसा है, सम्मान है, उन तमाम जगहों पर जिन लोगों को जाति की वजह से दूर रखा गया है, वो अपने जातीय संरचना में, डेमोक्रेसी में वोट के अधिकार के दम पर अब अपना संवैधानिक अधिकार चाहते हैं।
इस बातचीत में आपको क्या आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं, ताकि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस देश के उन तमाम लोगों को जो समाज में जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।